रश्मि, रश्मि के नाम से कौन, किसने ज्वाइन किया है रश्मि? रश्मि के नाम से किसने ज्वाइन किया है? मैम मैंने किया है। अच्छा, रश्मि तो कभी कभी दिखती है, तो आई थिंक किसी और ने नए नाम से ज्वाइन। और बच्चों कैसी चल रही है तैयारी जेई की? डर तो नहीं गए एग्जाम से कि एग्जाम तो नजदीक आ गया एकदम, हाय तौबा मचा दी हो एकदम? ये तो कोई भी बोलता ही नहीं था लोगों से। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग क्रिश। इसके अलावा और बाकी के बच्चे? गुड इवनिंग मैम। निहारिका गुड इवनिंग। मैम तो तुम लोगों को पता है कि तुम लोगों का जेई एग्जाम की नोटिफिकेशन आ गई है, एग्जाम डेट भी आ गई है ना? यस मैम। तो अभी सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों के पास 2 से ढाई महीने हैं। तो अभी थोड़ा सा ना सीरियस हो जाओ सभी लोग। दिवाली भी चली गई, फेस्टिव सीजन चला गया पूरा। ठीक है, तुम्हारे मिड सेमेस्टर जो भी एग्जाम हो रहे थे वो सब चले गए। 3 महीने हैं, 3 महीने आराम से अपना प्रॉपर पढ़ाई को दो। दिवाली पे तो एंजॉय किया होगा, कि दिवाली के साथ कॉम्प्रोमाइज कर दिया? जैस्मिन तो बढ़िया छुट्टियां मना रही है ना जैस्मिन? जैस्मिन क्लास में हो? यस मैम। ना तुम लोग ना मुझे लगता है तुम लोग अकेडमिकली नहीं बोलते कि चलो मैडम कुछ पूछ रही है इसलिए। अब तो मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ तब भी तुम लोग नहीं बोलते, क्या दिक्कत है? मैम अच्छा, मेजर दिल्ली से? टेस्ट का रिवीजन कब कराओगे? हाँ, दिल्ली से कौन कौन है तुम में से? वही वही आ रही थी। ठीक है, 5 बच्चे, सिर्फ 5 बच्चे ही हो? 5 ही हाथ आ रहे। ठीक है, तो 5 बच्चे हैं जो दिल्ली से हैं। तो सबको ऑफलाइन टेस्ट के बारे में तो पता चल गया होगा। यस मैम। ठीक है, तो ऑफलाइन टेस्ट में सिलेबस भी पता होगा कहाँ तक आ रहा है, 12th में कहाँ तक आ रहा है? मैम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स तक। 12th में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स तक आ रहा है, तो एक काम करेंगे। सबसे पहले तो मैं इस वीक में तुम लोगों की एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की एक क्लास रखूंगी, ठीक है? जो कि डाउट सेशंस के अलावा होगी। थोड़ा सा प्लान समझ लो किस तरीके से करेंगे। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का एक सेशन रखेंगे। नॉर्मल क्लास से एक अलग एक्स्ट्रा क्लास होगी, जिसमें
ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स तुम्हारी फिनिश हो जाएगी। करंट इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटेंस इस वीक में तुम लोगों को एज अ असाइनमेंट मिलेगा, ठीक है, इस वीक में। तो 2 चैप्टर तुम्हारे 12th के वहां से कंप्लीट हो गए। मैग्नेटिज्म के डाउट मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ, तो मैग्नेटिज्म भी खत्म है। मैग्नेटिज्म से मिलता जुलता ईएमआई है, वो तुम लोग एक बार खुद से हैंडल कर लेना ईएमआई को, ठीक है। उसके बाद मैं तुम लोगों को रिवाइज कराऊंगी चैप्टर क्लास 11th की, ठीक है। 11th में जैसे कि तुम्हारा कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है, तो ग्रेविटेशन आ रहा है, और दूसरा मैम सॉलिड और फ्लूइड और सरफेस टेंशन। ठीक है, सॉलिड, फ्लूइड्स और सरफेस टेंशन आ रही है ग्रेविटेशन से लेके। तो ग्रेविटेशन और सॉलिड्स भी मैं कराने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो ये चैप्टर्स मुझ पे छोड़ दो, मैं ये इन्हें तुम्हारी क्लास में चाहे 10 मिनट चाहे आधे घंटे का टाइम एक्स्ट्रा निकलवा के पीवाईक्यूज कराएं या फिर कंटेंट रिवाइज कराएं, तो उस अकॉर्डिंग हो जाएगा। हमारे पास अभी 1 हफ्ता है, ठीक है। तो तुम्हें कौन कौन से चैप्टर करने हैं खुद से, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर लेना, खुद से पढ़ लेना, ठीक है। और मैग्नेटिज्म पुराना हो गया तो उसका रिवीजन, ईएमआई का रिवीजन, ठीक है। स्टूडेंट्स 1 सेकंड रुको।
तुम्हें लिंक तो भेजो ही। वैसे यहाँ से मेरे को ओपन नहीं होगा। हम्म? बच्चों जो तुमसे मैंने लास्ट क्लास में इंटेंसिटी के क्वेश्चंस कराए थे ना, एक बार उन क्वेश्चंस को यहाँ से ट्राई करो डीपीपी से, इंटेंसिटीज और एम्पलीट्यूड के रेशो को। एक बार डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट कर देना। चलो ओपन कर दो। क्या करूँ स्टार्ट नहीं है। मैं बनाऊंगा यहाँ पे तो जब लिंक करेगी यार। चलो वो कुछ है ना। बताओ फर्स्ट, ये देखो, द रेशियोज ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ टू वेव्स, सॉरी, they are producing interference, the ratio of maximum and minimum intensities, तो क्या होगा इनका रेशियो? मैम थर्ड ऑप्शन। दोनों वेव्स हैं, दोनों वेव्स की इंटेंसिटीज अलग अलग दी हुई है, 9:1। अब इन दोनों का मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है। अगर मैक्सिमा होता है तो हमारे पास कैसे मिलता है? मैम √I1 + I1 √I2 प्लस का रूट होल I2, स्क्वायर। हाँ ठीक है। और अपॉन मिनिमा क्या होगा? √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे पास क्या है? मेरे पास I1 अपॉन I2 का है 9/1। तो क्या करो, इसको I2 से डिवाइड कर दो, तो तुम्हें कैसे मिल जाएगा? ये ऐसे कुछ मिल जाएगा, √I1 अपॉन I2 प्लस 1 अपॉन √I1 अपॉन I2 माइनस 1। ठीक है, ये इसका होल स्क्वायर रहेगा और यहाँ पे इसका होल स्क्वायर। तो 9/1 इसका रूट हो जाएगा यानी 3। तो तुम्हारे पास ये आ गया
3+1 राइट, इसका होल स्क्वायर अपॉन 3 - 1 इसका होल स्क्वायर। तो 3 × 4 कितना हो गया 16 अपॉन 2 × 4 तो कितना हो गया 4:1 राइट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। वेरी गुड। ऐसे करो एक बार क्वेश्चन नंबर 5 कर दो। क्वेश्चन नंबर 5 करो, फिर आगे बढ़ते हैं, सिलेबस बढ़ाते हैं आगे फटाफट। करो 5th क्वेश्चन। क्या कह रहा है, एम्पलीट्यूड का रेशियो गिवन है आपकी बार, दो सोर्स हैं उनका एम्पलीट्यूड गिवन है 3:5। तो रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज निकालना है। अगर तुम एम्पलीट्यूड का भी रेशियो निकाल लो यहाँ से A1/A2 का रेशियो, तो तुम्हें पता है ये किसके बराबर हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है ना? मैम थर्ड ऑप्शन आ रहा है। इसका थर्ड आ रहा है, बाकी के लोग, एक कृषि कर रहा है क्या? फिफ्थ का ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फिफ्थ का थर्ड है, थर्ड आ रहा है। यस मैम। ठीक है, फिफ्थ का थर्ड। तो क्या करो, देखो दोनों एम्पलीट्यूड का रेशियो गिवन है, तो एम्पलीट्यूड का रेशियो मिल जाएगा तुम्हें A1/A2। तो A1 और इंटेंसिटी के रेशियो तुम्हें पता है, यहाँ से तुम इंटेंसिटी का रेशियो निकाल लो। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज देख लो क्या स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ नया। लास्ट हम लोगों ने पूरा YDSC पढ़ लिया था। YDSC में आज हम लोग, YDSC में बताओ कहाँ कहाँ तक क्या क्या पढ़ लिया था। मैम फ्रिंज विड्थ तक पढ़ लिया था। हाँ, फ्रिंज विड्थ तक देख लिया था। अब देखो आप कैसे क्वेश्चंस करेंगे, या तो ऐसा होगा कि YDSC में किसी स्लिट के आगे हम लोग एक स्लैब लगा देंगे। ऑप्टिक्स में बताओ अगर स्लैब लगाने से क्या हुआ था, अगर स्लैब इंट्रोड्यूस कर देते थे तो क्या इंट्रोड्यूस हो जाता? स्लैब, ग्लास स्लैब होती है ना, अगर ग्लास स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दें तो क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से देखो मैं क्या कह रही हूँ। अपनी कॉपियां खोलो जिसमें YDSC किया हुआ है। अब YDSC देखो, इफ ग्लास स्लैब टॉपिक है, इफ ग्लास स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड इन वन ऑफ द स्लिट। इसका क्या मतलब है कि मेरे ऐसा कुछ था कि यहाँ पे हमारे पास एक स्लिट थी, फिर इनके बीच में ये डिफरेंस, और यहाँ एक मेरे पास स्लिट थी, और ये, इनको हमने सोर्सेज बोले थे। ये एक सोर्स 1 है, ये सोर्स 2 है ना। यहाँ पे था हमारे पास एक स्क्रीन, ये क्या थी, स्क्रीन, जिसपे हम लोग क्या देख रहे थे, पैटर्न। ध्यान से देखो, इसके बीच का डिस्टेंस क्या था, कैपिटल D, और इन दोनों सोर्सेज के बीच का डिस्टेंस क्या था, बोलो, स्मॉल डी। स्मॉल डी। Mount. स्मॉल डी। अभी मैं क्या कह रही हूँ कि मान लो, और ये क्या है, बिल्कुल बीच का, जहां पर क्या बन रहा था, मिड पॉइंट पे, बोलो, मिड पॉइंट पे क्या बन रहा था, सेंट्रल मैक्सिमा। क्यों बन रहा था सेंट्रल मैक्सिमा एट O?
अब देखो जो लाइट रे यहाँ से आ रही है, मैंने यहाँ पर ना एक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी, एक ग्लास स्लैब जिसकी थिकनेस टी है, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू है, ठीक है। ये ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी। अब S2 से एक लाइट रे गई जो कि फिर से O पॉइंट पे पहुंची। अब बस मेरा एक सवाल है, क्या S1O और S2O का पाथ डिफरेंस सेम है? देखो मैंने S1 वाले के रास्ते में एक स्लैब रख दी। स्लैब का क्या क्या होता है? स्लैब का काम क्या है? Reflection. देखो लाइट, ये तो मानते हो कि लाइट की जो स्पीड है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है ना? डिफरेंट मीडियम में लाइट की स्पीड डिफरेंट होती है। एयर में अलग, वैक्यूम में उसकी स्पीड कितनी होगी? 3 × 10⁸ और अगर वो किसी ग्लास मीडियम में होगी तो उसकी स्पीड उस वाले मीडियम में कम होगी कि ज्यादा? डेंसर मीडियम में, हाँ डेंसर मीडियम में कम हो जाएगी, राइट। अब एक बात देखो, टी डिस्टेंस के लिए मैंने S1O के रास्ते में क्या रख दिया? टी डिस्टेंस के लिए दूसरा मीडियम रख दिया। तो क्या उस टाइम के लिए या उस डिस्टेंस के लिए जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कम हो गई है ना? लाइट की स्पीड उस टाइम ड्यूरेशन के लिए कम हो गई। तो क्या S1O और S2O के बीच में अब पाथ डिफरेंस आ जाएगा ना? तो अब क्या हुआ? ड्यू टू होगा क्या? ड्यू टू ग्लास स्लैब, ये तुमने ऑप्टिक्स में पढ़ा है, ग्लास स्लैब की वजह से क्या होता है? पाथ डिफरेंस विल कम। अब पाथ डिफरेंस आ गया। अब S1O और S2O को माइनस करने पे तुम्हें 0 नहीं मिलेगा, अब कुछ डिफरेंस आएगा विच इज इक्वल्स टू डेल एक्स। अब मेरे को एक बात का जवाब दो जल्दी से फटाफट, क्या अब आपको O पॉइंट पे सेंट्रल मैक्सिमम मिलेगा? हाँ या ना? तो समझ, हाँ सेंट्रल मैक्सिमा क्यों मिलता था? क्योंकि सेंटर पे पाथ डिफरेंस क्या होता था? 0। अभी पाथ डिफरेंस 0 नहीं है, क्यों? अब मुझे बताओ किसका डिस्टेंस ज्यादा है, S1O या S2O? S1. हाँ S1O का पाथ डिफरेंस ज्यादा है क्योंकि वो टी थिकनेस ज्यादा चली है ना? टी थिकनेस देखी जाए तो इस डिस्टेंस में वो ज्यादा चली है, तो S1O का पाथ ज्यादा है। अब एक बात बताओ, S1O का पाथ ज्यादा है, अब सेंट्रल मैक्सिमा कहां पर मिलता है? जहां पर S1O और S2O बराबर हो। बोलो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन है? जहां पर S1O और S2O बच्चों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, है ना? अब मुझे एक बात बताओ, तुमने बोला कि मैडम S1O की डिस्टेंस ज्यादा है, तो जो सेंट्रल पॉइंट है वो O पॉइंट पे तो मिलेगा नहीं, तुमने खुद ने बोला। अब मान लो मैं इस पॉइंट को ऊपर लेके जाती हूँ, ठीक है, अब मैं इसको बोल रही हूँ O डैश, ध्यान से सुनो O डैश, ठीक है। अब ये टी थिकनेस की, ये तो अभी अभी है स्लैब तो इसके रास्ते में, अब ये यहाँ तक जाएगी, सपोज करो O पॉइंट पे गई यहाँ, अब S2O यहाँ पर गई, क्या अब कोई एक डिस्टेंस तो ऐसा होगा कि जहां पर S2O और S1O का डिस्टेंस बराबर हो जाए? बोलो। Yes, ma'am. इस थिकनेस को लगाने के बाद अभी तो O पॉइंट पे तुमने क्या बोला? अभी तो O पॉइंट पे S1O की डिस्टेंस ज्यादा है। अभी तो S1O पॉइंट पे S1O की डिस्टेंस ज्यादा है, ये रहा है ना, S1O ग्रेटर है। अब मान लो मैं ये O पॉइंट ऊपर शिफ्ट कर देती हूँ, अब क्या होगा? जो S2O वाली लाइन है ये भी ज्यादा डिस्टेंस चलेगी, ये थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस चलेगी। अब जो रे है यहाँ से निकलेगी, मान लो ये यहाँ पर दोनों मिल गई, ठीक है, कहीं पे। अब क्या होगा कि इस पॉइंट पे S1O डैश और S2O डैश ये दोनों बराबर हो जाएंगी, क्योंकि भाई एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ना कि जिस पॉइंट पे दोनों की डिस्टेंस बराबर हो, और वहीं पे हमें क्या मिलेगा बच्चों? सेंट्रल मैक्सिमा। क्या मिलेगा? सेंट्रल मैक्सिमा। क्यों? सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो गया है। शिफ्ट क्यों हो गया है? क्योंकि पाथ डिफरेंस क्रिएट कर दिया है उस स्लैब ने। क्या क्रिएट कर दिया? पाथ डिफरेंस। अब सेंट्रल मैक्सिमा देखो, अब यहाँ पर कहां से शिफ्ट हुआ है, ऊपर या नीचे?
ऊपर सेंटर ऊपर शिफ्ट हुआ है। क्योंकि क्यों हुआ है? क्योंकि S1O जो S1O है इसमें हमने पाथ डिफरेंस ज्यादा ले आए, है ना, इसमें पाथ डिफरेंस ज्यादा ले आए। मान लो सपोज करो कैसे, जब बीच पॉइंट है O वाला तो दोनों 2-2 सेंटीमीटर चल रही है, ठीक है, सपोज करो 2-2 सेंटीमीटर चल रही है। अब आपने S1 वाली के बीच में आपने एक ग्लास स्लैब रख दी, जिसकी वजह से इसका पाथ डिफरेंस कितना हो गया, मतलब ये 2.2 चल रही है और ये अभी भी कितनी चल रही है, 2 सेंटीमीटर। मतलब अभी इन दोनों को बराबर कराने के लिए आपको किसका डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, S2 वाली का ना। यस मैम। तो S2 वाली का आपको पाथ डिफरेंस बढ़ाना पड़ेगा, जब जाके इन दोनों का पाथ डिफरेंस बराबर होगा। तो उसको बढ़ाने के लिए मुझे इस पॉइंट को कहाँ लेके जाना, इस लाइन को कहाँ लेके जाना पड़ेगा, ऊपर, क्योंकि जब भी तो ये डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करेगी। तो तुम्हारा पाथ, तुम्हारा जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो कहाँ शिफ्ट हो गया, ऊपर शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या पॉइंट सीखने को मिले, पहला पॉइंट तो ये कि पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से सेंट्रल मैक्सिमा अब सेंटर पे नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग में आता है कि पाथ डिफरेंस रखने के बाद भी क्या सेंट्रल मैक्सिमा सेंटर पर मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। रीजन क्या होगा कि पाथ डिफरेंस क्रिएट हो चुका है। फिर अगर आता है कि स्लैब को अब देखो हमेशा याद रखना कि जिस सोर्स के आगे स्लैब लगाओगे, जैसे अभी मैंने S1 के आगे स्लैब लगाई है तो S1 ऊपर वाली है, तो यानी सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। अगर सपोज करो मैं S2 वाले पे स्लैब लगाती, सपोज करो अगर मैं ये स्लैब को S2 पर इंट्रोड्यूस करती, तो तुम्हारा जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो बच्चों वो कहाँ खिसक जाता, नीचे। क्यों? क्योंकि अब आप S1 को ज्यादा डिस्टेंस कवर कराते, तो S1 को ज्यादा डिस्टेंस कवर कराने के लिए कहाँ पर लेके आओगे, ऐसे नीचे। बोलो यस मैम। ठीक है। तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ यहाँ से, सेकंड पॉइंट क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्टेड on the side of slab introduced। जिस साइड स्लैब इंट्रोड्यूस करोगे उसी साइड सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो जाएगा। अब बात आई कि मैडम ये जो पाथ डिफरेंट इंट्रोड्यूस हुआ है वो कितना हुआ है। बस ये दो चीज थी थ्योरी की। तीसरी चीज क्या है कि पाथ डिफरेंस कितना इंट्रोड्यूस हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस बाय ग्लास स्लैब। बताओ, रे ऑप्टिक्स में पढ़ाया है, कितना करेगी पाथ डिफरेंस, पाथ यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना करेगी, डिस्टेंस मान लो ये तुम्हारा एक सोर्स है, ये तुम्हारा दूसरा सोर्स है, ठीक है, ये मेरी स्क्रीन है, मैंने कोई पॉइंट ले लिया यहाँ पर, ध्यान से देखो, एक पॉइंट है P डैश, ठीक है, इस पॉइंट पे निकालना है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं इस वाले सोर्स से यहाँ पर ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, तो यही मेरा पाथ डिफरेंस नहीं है क्या, पाथ डिफरेंस है जो S1 और S2 के बीच में आ रहा है। देखो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, अब यहाँ से जो ये डिस्टेंस, जो ये जो पाथ डिफरेंस ये क्रिएट कर रही है, ये तो अलग है। अगर ये यहाँ ना होती, सुनो अब बताओ, अब किसी को परेशानी? अब जो ये पाथ डिफरेंस S1P और S2P के बीच में है, ये यही है ना। मान लो अगर मैं कहती हूँ कि ये वाला जो एंगल है ये मेरा थीटा है, ठीक है, ये मेरा पाथ डिफरेंस है डेल एक्स, ये जो ये वाली जो डिस्टेंस, ठीक है, ये मेरे पाथ डिफरेंस है। ये किसके बराबर होगी, अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस डेल एक्स, तो ये किसके बराबर होगा, डी साइन थीटा, किसके बराबर, डेल एक्स इक्वल्स टू डी साइन थीटा, ठीक है। ये ट्रायंगल मान लो ए बी
सी। तो ट्राइंगल ABC में लगाओ साइन थीटा, लगाओ साइन थीटा। ठीक है, क्लियर है इतना? साइन थीटा क्या होगा? पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, डेल एक्स, और हाइपोटेन्यूज तुम्हारा ये दोनों सोर्सेज के बीच का डिस्टेंस टी। तो मैंने यहाँ से डेल एक्स की वैल्यू निकाली जो कि मेरा पाथ डिफरेंस है। कितना आ गया? डी साइन थीटा। इतना किसी को दिक्कत है? नो मैम। अभी कुछ नहीं किया, बस डेल एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा किया है। ठीक है, ओके। अब डेल एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा, इक्वेशन 1। अब क्या करा? अब देखो सेकंड केस में, अब मैंने यहाँ पर बच्चों एक और शिफ्ट लगा दिया। अब एक शिफ्ट आएगा इस स्लैब की वजह से, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, जिसका थिकनेस टी है। अब ये जो शिफ्ट लेके आएगी, ये शिफ्ट अलग है। अब ये शिफ्ट किसके बराबर होगा? जो कि स्लैब ने इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो स्लैब कितना शिफ्ट लेके आएगी? लिखो द शिफ्ट इंट्रोड्यूस बाय स्लैब। तो अगर इसका डेरिवेशन देखना है तो अपनी उन वाली किताबों को देख ली जिसमें मैंने ऑप्टिक्स पढ़ाया है, रे ऑप्टिक्स। तो जिसका थिकनेस टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो इतना स्लैब ले म्यू -1 टी। इक्वेशन 2, इन दोनों को बराबर कर दो। तो म्यू -1 टी इक्वल्स टू टी साइन थीटा। ठीक है, अब देखो, अब इस साइन थीटा को देखो, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? मान लो यहाँ पर कहीं तुम्हारा सेंट्रल मैक्सिमा था, ठीक है, ये यहाँ से डिस्टेंस है सेंट्रल मैक्सिमा से पी पॉइंट तक की, जो हम वाई लेके चलते हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस है डी। अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल कितना हो जाएगा? साइन थीटा। साइन थीटा को देखो निकालो, डी और डी की टर्म्स में निकालो साइन थीटा, वाई डी की टर्म्स में। निकालो वाई और डी की टर्म्स में। अगर ये एंगल थीटा है तो मैं इसको एंगल थीटा मान सकती हूँ। ठीक है, ये एंगल थीटा। अब ध्यान दो, मैंने क्या बोला है? ये थीटाज आर वेरी स्मॉल। स्टार्टिंग में बोला था कि ये जो थीटाज है ये बहुत स्मॉल हो। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? म्यू -1 टी इक्वल्स टू डी टेन थीटा। ठीक है, अब टेन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये साइन थीटा को मैंने क्या लिखा है? साइन थीटाज आर नियरली इक्वल्स टू टेन थीटाज। और टेन थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ? इफ वेरी स्मॉल ओनली थीटा। तो बाय दिस ट्राइंगल, मान लो ए डैश, बी डैश और ओ, यहाँ से टेन थीटा किसके बराबर आया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका मतलब ये थीटा हो गया मेरा वाई अपॉन डी। तो यहाँ क्या लिखा? वाई अपॉन कैपिटल डी। तो यहाँ से वाई क्या आ गया कि मेरा सेंट्रल मैक्सिमा से कितना शिफ्ट हो गया, पाथ डिफरेंस। तो कितना आ गया? यहाँ से वाई सी एम निकाल लो, म्यू -1 टी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। So this is the only derivation you have for this. ठीक है, तो ये पाथ डिफरेंस है, ये लिख लो। तो एक तो जो नॉर्मल आया है डी साइन थीटा, ठीक है, दोनों के डिस्टेंस की वजह से। दूसरा आया है इस स्लैब की वजह से। तो सिर्फ और सिर्फ स्लैब की वजह से कितना आया है? म्यू -1 टी। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं ये सेंटर पे मानना चाहूँ, इतना लिख लिया सभी ने? इतना कर लिया?
यस मैम। अब सुनो, एक बात सुनो, अभी ये जो मैंने पी डैश पे निकाला है, अगर बच्चों में ओ सेंटर पॉइंट पे निकालूं तो सिर्फ और सिर्फ कितना पाथ डिफरेंस आया है? अगर सेंटर पे निकालूं, सिर्फ और सिर्फ सेंटर पे, सेंटर है ये। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ऑलरेडी तो बराबर ही है, S1 यस मैम। S2। तो सिर्फ और सिर्फ पाथ डिफरेंस कितना आया सेंटर पॉइंट के लिए, ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ स्लैब। तो स्लैब की वजह से कितना आया है, म्यू माइनस 1t इक्वल्स टू डेल एक्स। तो सीधा सीधा इतना पाथ डिफरेंस आया है, ठीक है, अगर पी पॉइंट पे निकालो, क्योंकि ऑलरेडी इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस नहीं था। अगर यहाँ पर लेके जाओगे नॉर्मली किसी भी पॉइंट पे, तो S1 और S2 की वजह से तो है ही है, दूसरा किसकी वजह से आ गया, इस स्लैब की वजह से। तो दोस्त के लिए ये करेंगे, ठीक है। यस मैम। सबको क्लियर है? ये रट लो, इसमें बस 3 चीजें हैं। एक तो क्वेश्चन पूछेगा क्या सेंटर मैक्सिमम सेंटर पे बनेगा, तो नहीं बनेगा, रीजन तुम्हें पता है क्यों नहीं बनेगा। और प्लस शिफ्ट कहाँ होगा, अगर पहले सोर्स पे स्लैब लगी है तो ऊपर की तरफ, दूसरे सोर्स पे लगाई है तो नीचे की तरफ। मतलब अपनी डायरेक्शन जो लिखवाई है ना, ये डायरेक्शन कहाँ गया, ये वाला सेकंड पॉइंट, ये याद, ठीक है। यही चीजें यहाँ पे याद रखें। अब एक दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखो, हेडिंग डालो मिसिंग वेवलेंथ। हेडिंग क्या है, मिसिंग वेवलेंथ। कैलकुलेट मिसिंग वेवलेंथ। बच्चों मिसिंग वेवलेंथ से क्या समझते हो? मिसिंग वेवलेंथ से क्या समझोगे? अगर मान लो आपके पास 2 सोर्स है, ठीक है, ये एक सोर्स है, ये दूसरा सोर्स है। अब मैं क्या कर रही हूँ कि ये पॉइंट यहाँ पर है P पॉइंट, मैंने ये सोर्स 1 के सामने ही ले लिया, ठीक है। देखो सोर्स 1 के सामने मैंने P पॉइंट ले लिया। अब S1 तो सीधा S1 भी डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब S2 को देखो, ये वाले डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है, यहाँ पर P पॉइंट पे। अब ऐसी कौन सी वेवलेंथ है जो हमेशा के लिए P पॉइंट पर नहीं देखने को मिलेगी, तो वो कैसे निकालेंगे? क्योंकि पाथ डिफरेंस है, S1 अलग चलेगा, S2P अलग चलेगा, तो दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस है। तो वो पाथ डिफरेंस हम लोगों को फाइंड करना है। ये डिस्टेंस तो स्क्रीन के बीच का है ना, कैपिटल D। देखो मिसिंग वेवलेंथ से मतलब है कि P पॉइंट पर कुछ ऐसी वेवलेंथ होंगी जो तुम्हें देखने को नहीं मिलेंगी। मान लो तुमने कोई भी लाइट रे ली, ठीक है, किसी पर्टिकुलर लैम्डा की तुमने सोर्स 1 और S2 से एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है, ठीक है, वो वेवलेंथ को आप इंटरफेयर करा रहे हो। तो P पॉइंट पर ऐसी कौन सी वेवलेंथ होंगी जो आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि आप एक स्क्रीन के सामने ले रहे हो और दूसरी स्क्रीन की वजह से वहां पर पाथ डिफरेंस आ रहा है। तो कैसे निकालेंगे पाथ डिफरेंस? निकालेंगे तो ट्रायंगल S1 S2 P निकालो, पाथ डिफरेंस क्या होगा, S2P माइनस S1P, ये पाथ डिफरेंस है। तो कैसे निकालेंगे पाथ डिफरेंस इनके बीच का? वही मेरे बराबर होगा डेल एक्स। अगर ये पाथ डिफरेंस बच्चों मिसिंग वेवलेंथ के लिए यानी डिस्ट्रक्टिव है ना, वहां पे इसका मतलब क्या है, वहां पे कैसा इंटरफेयर हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशन होती है, डेल एक्स किसके बराबर होना चाहिए, बताओ, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, यही है ना। और अगर डेल एक्स इसके बराबर रहे n लैम्डा के, तो कैसा होता है, कंस्ट्रक्टिव। तो ध्यान रहे, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि S1 के सामने कोई पॉइंट ले लिया और उस पे पूछा है या तो ये बताओ कि इस पॉइंट पर कौन सी वेवलेंथ मैक्सिमा बनाएंगी या कौन सी वेवलेंथ मिनिमा बनाएंगी,
या मिसिंग हो जाएंगी। तो मैम ये इनका एक 2n ही, प्लस 1 लैम्डा बाय 2 था। हाँ मैम ये डेल्टा एक्स डिस्ट्रक्टिव के लिए 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2 है। ये -1 भी लिख सकते हो, +1 भी लिख सकते हो डिस्ट्रक्टिव के लिए, यही की बात है। +1 लिख लो, -1। मेरी बात अब सुनो, मैं क्या कह रही हूँ। सवाल किस तरीके से आएगा, या तो पूछ लेंगे, पर ये है कब पॉसिबल, ये देखो, जब एक ही स्क्रीन के सामने पॉइंट हो। जैसे यंग्स डबल स्लिट में क्या क्या था, अलग अलग था ना। यंग्स डबल स्लिट में क्या था कि अलग अलग डिस्टेंस थे। देखो, जब तुमने y निकाला है यंग्स डबल स्लिट के लिए, ये देखो, तो यहाँ पे तुमसे क्या पूछा है, या तो तुम ये बता दो कि सेंटर से पी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, या ये बता दो कि यहाँ पर कौन सी वेव, यहाँ पर कौन सा मैक्सिमा बनेगा, या इसकी फ्रिंज विड्थ कितनी है, इतना पूछ लेगा। अब ये पी पॉइंट तुमने एक ही सोर्स के सामने ले लिया, सेकंड कंडीशन है। अब इस पॉइंट को हम सामने ले आए, अब पाथ डिफरेंस निकलवाएंगे। YDSC में जो पाथ डिफरेंस निकाला है वो देखो ध्यान से, किसके लिए निकाला है, पी पॉइंट, जो कि S1P और S2P दोनों के लिए अलग अलग था। अब अगर पी पॉइंट को सामने ले आए तो ये कंडीशन दूसरी हो जाएगी, यहाँ पे YDSC नहीं लगेगा, इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। तो अब दूसरे कंडीशन के लिए देखो, तो क्या है, क्या क्या पूछ लेगा कि पी पॉइंट पर मिसिंग वेवलेंथ, तो हमें डेल एक्स को इसके बराबर करना होगा, फर्स्ट पॉइंट के बराबर। पूछ लेगा कंस्ट्रक्टिव वेवलेंथ कौन सी होंगी, तो हमें सेकंड पॉइंट के बराबर करना होगा। पर मेन बात है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा। तो देखो, मैं तुम्हें डिराइव नहीं करा रही हूँ कि इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, आप बाय ज्योमेट्री निकाल सकते हो H2P की वैल्यू, ठीक है, बाय ज्योमेट्री H2P निकाल सकते हो। फिर S1P तो है ही, उसमें से उसको माइनस कर दो। मैं डायरेक्ट लिखवा रही हूँ, इसका डिफरेंस बच्चों आएगा आपके पास d² / 2d, ठीक है, लिख लो। d स्क्रीन तक की डिस्टेंस है और ये स्मॉल d है, इक्वल्स टू डेल एक्स। डेल एक्स कब लिखना है, 2n - 1 लैम्डा बाय 2। ये कंडीशन है फॉर मिसिंग वेवलेंथ, लिखो फॉर मिसिंग वेवलेंथ और फॉर डिस्ट्रक्टिव वेवलेंथ। अब n की वैल्यू रखवा के बताऊं, फॉर n इक्वल्स टू 1 2, n की वैल्यू 1 2 3 सो ऑन, तो लैम्डा डायरेक्ट कितना आएगा, लिखो d² / d² / 3d, d² / 5d, d² / 7d। इसमें तो ये मैंने डायरेक्ट इसलिए लिखवाया है कि तुम्हें पेपर में ज्यादा टाइम ना लगाना पड़ेगा, या क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, और ठीक है। तो अब ये मिसिंग वेवलेंथ हो जाएंगी। और अगर पूछे मैक्सिमा, तो मैक्सिमा के लिए डेल एक्स किसके बराबर कर दोगे, और मैक्सिमा किसके बराबर करोगे, d² / 2d बच्चों इक्वल्स टू किसके बराबर करोगे, n लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ से लैम्डा निकाल लोगे कि किस किस वेवलेंथ के लिए मैक्सिमा बनेगा, n की वैल्यू रखते जाओ 1 2 3 4 5 6, बोलो। यस मैम। देखो थोड़ा Yes, जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि हमें सिलेबस भी कंप्लीट करना है। मैं अभी ये डेरिवेशन करवाती हूँ, उसमें टाइम चला जाता, पर डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो फॉर्मूला लिख दिया ना कि पी पॉइंट पर मैक्सिमा और मिनिमा बनने की क्या कंडीशन है, यहाँ पर तुम्हारा YDSC नहीं लगेगा, क्योंकि देखो एस पी पॉइंट S1 के सामने है, यानी ऐसे पॉइंट जो एक ही सोर्स के सामने आ जाए, और जब तुमसे पूछे कि मैक्सिमा बनेगा मिनिमा बनेगा और डायरेक्ट बताओ कौन सी वेवलेंथ आएंगी, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, d² / 2d इज द पाथ डिफरेंस, d² / 2d इज द पाथ डिफरेंस।
मिनिमा के लिए ये वाला वेवलेंथ 2n-1 और इसके लिए n लैम्बडा। ठीक है इतना? बोलो। यस मैम। फॉर्मूले लिखो और क्वेश्चन अभी देखो किस क्वेश्चंस की कह रही थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड करना, पहले फर्स्ट करो फिर सेकंड करो। पाथ डिफरेंस वाला है। फॉर्मूला एक बार दिखाऊं कि याद है? फॉर्मूला दिखाऊं एक बारी? कॉपी पेन लेके बैठा करो एक साथ। और अब हम थोड़ा सा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे ना, तो थोड़ा सा जल्दी में रहेगा सिलेबस, तो रिवाइज जरूर करके आना घर से। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शीट इंट्रोड्यूस कर दी हमने इतने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की और इतनी थिकनेस की। ठीक है, तो द वेवलेंथ इतनी यूज करी गई, तो बताओ सेंट्रल मैक्सिमा कितने से शिफ्ट हो गया? तो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए तो सीधा फॉर्मूला था ना, कितने से शिफ्ट होगा? डेल एक्स μ-1 t। बट इसमें पूछा है फ्रिंजेस की टर्म्स में, तो ये तो डेल एक्स है, तो डेल एक्स किसके बराबर था? टी साइन थीटा। इसके बराबर आया वाई कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, μ-1 t। अब यहां से वाई निकालो। अच्छा, फ्रिंज विड्थ, तो फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट कर सकते हैं ना। फ्रिंज विड्थ किसके बराबर होती है? बीटा बताओ, बीटा किसके बराबर होता है? लैम्डा किसके बराबर होता है फ्रिंज विड्थ? फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला बताओ।
किसका बताना मैम? फ्रिंज विड्थ। मैम लैम्डा कैपिटल डी अपॉन डी। हाँ, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन डी। तो इनको फ्रिंज विड्थ की टर्म्स में करो, देखो इनको, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ठीक है। और ये आया था हमारा म्यू माइनस वन टी थिकनेस, वाई डी अपॉन डी। तो y निकालोगे तो y किसके बराबर आएगा, म्यू माइनस वन टी स्मॉल डी। लैम्डा से डिवाइड कर दो, लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, देखो डी अपॉन ये डी लैम्डा, ये क्या बन गया, बीटा बन गया फ्रिंज विड्थ, ठीक है। और ये म्यू माइनस वन टी है हमारे पास, बीटा की टर्म्स में ले आओ, या फिर बिना बीटा के करके देख लो, बिना बीटा के भी आ जाएगा। वाई निकाल लो, वाई कितना आ रहा है, वाई कितना आया है यहाँ से, मैम ये y इक्वल्स टू 2 बीटा आ रहा है। नहीं नहीं, वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, बिना बीटा की कितना आ रहा है वाई, की वैल्यू रखो, ये म्यू कितना है 1.5 माइनस वन, तो कितना हो गया 0.5, ठीक है। थिकनेस कितनी है 2 इंटू टेन टू पावर माइनस सिक्स इक्वल्स टू, वाई को यही रहने दो, इंटू कर दो स्मॉल डी, तो स्मॉल डी नहीं है हमारे पास, ना कैपिटल डी है, तो देखो ये तुम्हें बीटा में करना ही पड़ेगा, है ना, ना तो स्मॉल डी ना कैपिटल डी, यानी मुझे बीटा के टर्म्स में ही आंसर चाहिए। तो क्या करें, ये लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ लैम्डा से डिवाइड कर दूं, तो लैम्डा डी अपॉन डी ये मेरा किसके बराबर हो गया, बीटा के बराबर, तो ये हो गया बीटा अपॉन लैम्डा, ठीक है। और यही मेरा शिफ्ट हो जाएगा, बीटा अपॉन आ गया लैम्डा, ठीक है।
ये कितना आया 0.5 इंटू 10, ये हो गया 10⁻⁻5 इक्वल्स टू बीटा अपॉन लैम्डा। अब इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करो इसको इधर ले जाके, कितना है 5000 एंगस्ट्रॉम। तो आपका इसमें बीटा की टर्म्स में आंसर आएगा। सेकंड करो ऐसे ही, सेम सेकंड भी ऐसे ही है। स्मॉल डी कैपिटल वाई यहाँ पे ये फॉर्मूला देखो उल्टा लिख दिया है। कैपिटल इसको यहाँ लैम्डा रखो, यहाँ लैम्डा पर। तब ये देखो क्या हो गया, y इक्वल्स टू बीटा 10⁻⁵ अपॉन लैम्डा, ये हो गया। अब यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू रख दो 5000 और ये बीटा, तो अब y की वैल्यू बीटा के टर्म्स में आएगी। इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 बीटा आएगा। तो इसका मतलब क्या है, 2 टाइम्स शिफ्ट हो गई। अब बात आई अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो ये कैसे पता चलेगा अपवर्ड या डाउनवर्ड का। तो देखो फर्स्ट स्लिट में लगी है, तो फर्स्ट स्लिट मतलब ऊपर की तरफ, तो 2 फ्रिंज अपवर्ड्स। ठीक है, ये फॉर्मूला देखो यहाँ उल्टा कर दिया था, ये फॉर्मूला है। अब देखो जिन्हें नहीं आया वो दोबारा देखो क्या किया है। देखो सभी, डेल एक्स इक्वल्स टू डी साइन थीटा आया था। ठीक है, डेल एक्स था μ-1 इंटू टी इक्वल्स टू डी, साइन थीटा लिखा था कैपिटल वाई अपॉन डी। ठीक है, ये फॉर्मूला था। अब μ-1 t रख दिया आपने। अब देखो ना मेरे पास स्मॉल डी है ना कैपिटल डी, और इन्होंने पूछा है शिफ्ट बताओ, तो मैं क्या कर सकती हूँ, शिफ्ट के लिए हम इसको ना चेंज विड्थ में चेंज कर सकते हैं, यानी इसको लैम्डा से डिवाइड कर दो, लैम्डा से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी बीटा, तो ये हो गया वाई लैम्डा अपॉन बीटा। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ ले जाऊं, बीटा इधर हो गया μ-1 t इक्वल्स टू वाई अपॉन लैम्डा। ठीक है, अब देखो बीटा को कॉन्स्टेंटली चलते दो, म्यू कितना है 1.5, तो ये 0.5 हो गया। थिकनेस कितनी गिवन है 2 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, अपॉन लैम्डा की वैल्यू भी गिवन है, ये लिख दो। इसको सॉल्व करोगे तो बीटा की टर्म्स में आंसर आएगा, और वो इक्वल्स टू वाई है। और वाई क्या है, कितना डिस्टेंस है फ्रॉम द मिड पॉइंट, तो यहाँ से ये किसकी वैल्यू आ जाएगी कांस्टेंट में 2 के बराबर आ जाएगा। इसको वैल्यू को सॉल्व करो, बीटा को एज इट इज रहने दो, तो ये आएगा तुम्हारा y इक्वल्स टू 2 बीटा। करो सॉल्व, इसको आएगा कि नहीं 2 बीटा, आएगा ना। यस मैम। यस मैम। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2, भाई तुम लोग बताते नहीं हो। देखो मैंने यहाँ पे d अपॉन डी उल्टा लिख दिया, किसी ने नोट नहीं करा, क्यों। मैम मैंने बोला तो था।
ठीक है, तो कर ऐसे ही देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड है सेम, ऐसे क्वेश्चन नंबर थर्ड है। एक ही इसमें भी क्या किया है, एक फिल्म को इंट्रोड्यूस कर दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है, पाथ ऑफ द अपर बीम, तो पूछेंगे कि द लोकेशन ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ होगा। ठीक है, शिफ्टेड अपवर्ड कितने डाउनवर्ड हो जाएगा। अगर फ्रिंज सेंटीमीटर की टर्म्स में पूछे तो सिर्फ वाई निकाल दो, अगर पूछे 2 फ्रिंज शिफ्ट हुई है या 10 तो बीटा के टर्म्स में निकालो, तो ये इजी रहेगा तुम्हारे लिए। और देखो कुछ अलग सा सवाल देखते हैं। पहले लाइट ऑफ वेवलेंथ फॉल्स ऑन द फिल्म। ठीक है, एक बार देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। अब इसमें देखो व्हाइट लाइट का यूज किया गया है, YDSC। ठीक है, फाइंड द मिसिंग वेवलेंथ इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट ऑन द स्क्रीन, यानी किसी स्क्रीन के फ्रंट पर तुम्हें बताना है कौन सी वेवलेंथ मिसिंग है। और तुम्हें डायरेक्ट पता है क्या, d² अपॉन 3d, d² अपॉन 5d, ये मिसिंग है सारी। तो इसमें से देख लो कौन सी वेरीफाई हो रही है, यानी पहले d² अपॉन d निकाल लो, ये वैल्यू निकाल लो, d²अपॉन d, d² स्मॉल d यानी 1 mm, आंसर नैनो में है, तो d की वैल्यू रखेंगे 1 mm। कौन सा आंसर सही है? ये 0.5 mm है, और ये कितना है, 1 × 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6 10⁻⁻12/0.5। 10⁻10। ये देखो 2 × 10⁻12 तो ये हो गया। अगर मुझे नैनो में लिखना है तो इसको कितनी पावर लिखूं, 2000 × 10⁻9 लिख दूं, है ना। तो ये आ गया d²अपॉन d की वैल्यू। अब फ्रिंज विड्थ कौन से मिसिंग है, अपॉन 3 और अपॉन 5 वाली। अगर 3 लगाएं तो यस फर्स्ट ठीक है, और अगर अपॉन 5 लगाएं तो कितना हो जाएगा ये 400, तो यानी फर्स्ट एंड। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएंगे, डायरेक्ट याद रख सकते हो, ये मिसिंग वेवलेंथ था। अब एक बार देखो ये वाला क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, करो इसको एक बार। इसमें देखो यहाँ पर क्या है, इंटरफेरेंस यहाँ पर हो रहा है दो शीटों के बीच। ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ इतने नैनोमीटर फोल्ड्स ऑन ए थिन फिल्म of oil, what should be the minimum thickness of the film so that it strongly reflects the light। यहाँ पर देखो एक टॉपिक करके आता है, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स।
अब ये देखो मैं तुम्हें क्वेश्चन के साथ क्यों करा रही हूँ, क्योंकि इतना हमारे पास टाइम नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं तो इनको हम क्वेश्चन के साथ भी कर सकते हैं। इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स क्या होता है बताओ। एक बात बताओ, अगर मान लो मैंने ना एक दो लेयर्स ली, एक तो ये हो गई और एक लेयर ये हो गई, दो छोटी छोटी लेयर्स है, ठीक है। बात देखो कि यहाँ से एक लाइट सोर्स आया, इंसिडेंट हुआ, कुछ लाइट रे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ क्या हो जाएगी, इंसिडेंट हो जाएगी, है ना। और फिर इसके बाद क्या हो जाएगी, फिर से बाहर चली गई, है ना, इस तरीके से। अब एक बात देखो, इंटरफेरेंस कब होती है वेव, जब कैसी लाइट रेज हो, कोहेरेंट सोर्स हो, है ना। तो एक बात देखो, ये जितनी भी लाइट रेज यहाँ से ट्रांसमिट होके निकल रही होंगी और निकलेंगी यहाँ से, अगर ये लाइट रेज सुपर इम्पोज होंगी, क्या ये एक पैटर्न नहीं बनाएंगी इंटरफेरेंस का, बताओ, बोलो। अभी तो एक सोर्स आया था ना, मान लो और एक और लाइट इंसिडेंट हुए, है ना, फिर वहां से ये लाइट रिफ्लेक्ट होके ये दूसरी ट्रांसमिट हो गई, तीसरी लाइट ट्रांसमिट हो गई, ये लाइट रेज ट्रांसमिट हो जाए, तो इनसे मिलने वाली जो एक पैटर्न मिलेगा, वो कैसा पैटर्न मिलेगा बच्चों, इंटरफेरेंस ही तो मिलेगा। इंटरफेरेंस पैटर्न होगा कि नहीं होगा, होगा मैम। है ना, एक इंटरफेरेंस पैटर्न होगा। तो इसके लिए क्या कंडीशन है, अब देखो ये तो तुम्हारे पास है रिफ्रैक्टेड रे, ये कौन सी रेज है जो रिफ्रैक्ट हुई है ना। अब एक बात देखो, जिन्हें रिफ्रैक्ट बोल दो या ट्रांसमिटेड बोल दो, या ट्रांसमिटेड बोल दो, ठीक है। अब एक बात देखो, जो रे रिफ्लेक्ट होके जा रही है, अब देखो ये रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होके चली गई, अब ये यहाँ से कोई एक लाइट आई, इंसिडेंट हुई, टकराने के बाद फिर ये लाइट रेज रिफ्लेक्ट होके चली गई, और मान लो ये सारी एक सोर्स से ही आ रही है, इंसिडेंट लाइट रेज नहीं, एक सोर्स से ही आ रही है। तो जो एक सोर्स से लाइट आने के बाद जो ये लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही है, ऐसे ही मैं इन रिफ्लेक्ट रेज का एक पैटर्न बनाऊं, तो क्या मुझे इनसे एक इंटरफेरेंस देखने को नहीं मिलेगा, मिलेगा, ठीक है। तो जो थिन फिल्म्स होती है, मतलब ये इतनी पतली बाउंड्रीज होती है, जैसे सोप बबल हो गया, ठीक है, सोप बबल में अब बाउंड्रीज होंगी दो, एक अबव और एक नीचे। अब इन दोनों की वजह से तुमने देखा होगा कि तुम्हें कलर्स देखने को मिलते हैं ना, तो उनमें बोलते हैं कि वहां पर भी इंटरफेरेंस फिनोमेना हो सकता है। तो वो बहुत स्मॉल स्मॉल बाउंड्रीज हैं। अब देखो दो तरीके से तुम्हें थिन फिल्म्स में इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा, एक तो ट्रांसमिटेड रेज की वजह से, ठीक है, ट्रांसमिटेड रेज, और दूसरा किसकी वजह से मिलेगा, रिफ्लेक्टेड रेज की वजह से, ठीक है। इसकी मैं डायरेक्ट कंडीशन लिखवा रही हूँ, इसके डेरिवेशन में जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, इसके डेरिवेशन में जाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। एक सेकंड रुक जाओ, लिखो ट्रांसमिटेड रेज के लिए, लिखो पहले, ट्रांसमिटेड लाइट कंडीशन, फॉर्मूला, बस फॉर्मूला याद रखो, कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, 2 म्यू टी cos थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा, ठीक है। म्यू क्या होगा, जो ये फिल्म है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ये जो फिल्म है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, टी क्या है, इस फिल्म की थिकनेस टी। तो जो ट्रांसमिटेड रेज हैं, ये वाली रेज, इनकी वजह से जो फिनोमेना देखने को मिलेगा, अगर वो ब्राइट फ्रिंज बना रहा है,
ब्राइट मैक्सिमा दे रहा है, तो कब देगा? जब उनका पाथ डिफरेंस एन लैम्डा के बराबर होगा। तो टू म्यू टू कॉस थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। ठीक है, ये याद रखो। तो इसके लिए मिनिमा कितना हो जाएगा? मिनिमा के लिए क्या हो जाएगा? टू म्यू टी कॉस थीटा इक्वल्स टू 2n-1 लैम्डा बाय 2। ये किसके लिए हो जाएगा? फॉर डार्कनेस। देखो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इनको एक जगह लिख लो। फॉर डार्कनेस, रिफ्लेक्टेड के लिए इसके उल्टा कर दो, रिफ्लेक्टेड लाइट। देखो ब्राइट, ब्राइट के लिए क्या कंडीशन होगी बताओ? देखो कंडीशन डिराइव करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम्हारे क्वेश्चन तुम्हें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले से आएंगे। ठीक है, इसलिए डिराइव नहीं करा रही हूँ। ब्राइट के लिए क्या कंडीशन हो जाएगी? इसका रिवर्स, यानी टू म्यू टी कॉस थीटा इक्वल्स टू 2n-1 लैम्डा बाय 2। ये इसको ब्राइट देगा, और इसका डार्क क्या हो जाएगा? उसका उल्टा, यानी टू म्यू टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। ठीक है, तो ये तुम्हारे 3 टॉपिक्स हो गए हैं जिनसे तुम्हारा YDSC कंप्लीट हो जाता है। ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले रिवाइज करके जाना वेव ऑप्टिक्स से, उससे ज्यादा नहीं आएगा। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करके देखो, और क्वेश्चन नंबर 4, हाँ देखो क्या कह रहा है कि सोप बल्ब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है, एक लाइट रे है, इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 30 डिग्री है। द रिफ्लेक्टेड लाइट इज ऑब्जर्व्ड टू हैव अ डार्क बैंड फॉर वेवलेंथ दिस। वेवलेंथ दी हुई है इतनी, तो उसकी मिनिमम थिकनेस बताओ कि कितनी थिकनेस होनी चाहिए कि डार्क बैंड देखने को मिले रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए। तो रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए डार्क बैंड का फॉर्मूला 2 म्यू टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। थीटा भी गिवन है, म्यू की वैल्यू भी है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है? थिकनेस निकालना है। निकालो जरा, लगाओ ये फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 3। करो क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या किया है, 2 म्यू टू कॉस थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा, है ना? कौन सा क्वेश्चन था हमारा? क्वेश्चन नंबर 4। क्या निकालना था? रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए डार्क बैंड, तो रिफ्लेक्टेड लाइट डार्क बैंड 2 म्यू टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। वही फॉर्मूला लगाया, देखो 2 म्यू टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। यहाँ से टी की वैल्यू आ गई, कॉस भी गिवन है, म्यू भी गिवन है, लैम्डा। ठीक है, तो इस तरीके से सारे सवाल तुम सॉल्व कर लोगे। डीपीपीज होमवर्क है, जो भी आज ये क्वेश्चंस कराए YDSC के, सारे तुम्हें ट्राई करने हैं। जो भी अलग दिखे एक एक दो दो कर लेना। बाकी मेजर टेक्स्ट की प्रैक्टिस कल से शुरू करेंगे। ठीक है, ओके मैम। तो मेरी बात एक चीज ध्यान से सुनो, तुम ये कभी ये सोच रहे हो डेरिवेशन नहीं करा रही है मैम, देखो ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है। अगर जेई के पर्सपेक्टिव से 2 महीने स्मार्ट स्टडी करनी है ना, तो जो फॉर्मूले बस लिखवाए जा रहे हैं उन
ठीक है, तो उन फॉर्मूले को समझो बस जो लिखवाया जा रहा है। स्मार्ट स्टडी करो, डोंट वरी। अगली क्लास में मिलते हैं। ओके, चलो बाय बाय एवरीवन।